गुड मॉर्निंग गाइस हेमाटोलॉजी के अंदर हम हीमोस्टेसिस को डिस्कस कर रहे थे। थ्रम्बस फॉर्मेशन, उसके अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी हैं, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर, जिन जो तीन मेन चीज़ें हैं जिनका रोल है। आज हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे। ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर हमारे पास कुछ कंजेनिटल हैं, जिनमें वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ के अंदर कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ही नहीं है। इनका काम क्या था कि ये प्लेटलेट्स को एंडोथेलियम के साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे थे। तो प्लेटलेट्स आर अनएबल टू बाइंड विद वेसल वॉल या एंडोथेलियम्स, जो उसके ऊपर जो लेयर होती है ना एंडोथेलियम्स के, उसके साथ बाइंड करने में हेल्प कर रहे थे। अगर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर नहीं है तो उसको हम क्या नाम देंगे, वॉन विलिब्रेंट डिजीज़, बट नॉट सोलियर डिजीज़, कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर फॉर वॉन विलिब्रेंट फैक्टर्स। अच्छा, इसके अंदर फैक्टर हैं लेकिन जो प्लेटलेट्स के ऊपर जो रिसेप्टर होता है ना, वॉन विलिब्रेंट रिसेप्टर, वो नहीं है। जो क्या नाम दिया था हमने, ग्लाइकोप्रोटीन 1b9। प्लेटलेट्स क्वांटिटी डिफेक्ट, रिसेप्टर एब्सेंट। क्यों, यहाँ प्लेटलेट्स तो ठीक है लेकिन प्लेटलेट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर रिसेप्टर नहीं है, तो उसकी वजह से क्या नाम होगा, बट नॉट सोलियर डिजीज़। फिर आया था गैंसमैन थ्रम्बसथीनिया। इसके अंदर क्या है, कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ रिसेप्टर फॉर फाइब्रिन। अब फाइब्रिन का क्या काम था, प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के साथ बाइंड करना। कौन सा, ग्लाइकोप्रोटीन 2b3a। इसके अलावा हमारे पास तीन आया था, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी। ये तीन जो है हमारे पास फैक्टर जो है ना, क्लॉटिंग फैक्टर, उनका डिफेक्ट है। कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8, जो कि फैक्टर 8 किस में रोल अदा कर रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या कर रहा था कि फैक्टर 9 को फैक्टर 10 के अंदर, जब ये फैक्टर 9 फैक्टर 10 के अंदर एक्टिवेट करता है तो हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, फैक्टर 8, फास्फोलिपिड और कैल्शियम। ये तीन चीज़ें थी। फैक्टर 8, नंबर 2 फास्फोलिपिड, नंबर 3 कैल्शियम। जब फैक्टर 9 एक्टिवेट कर रहा होता है फैक्टर 10 को, तो उस दौरान हमें हेल्प की इसकी ज़रूरत होती है फैक्टर 8 की। फिर आया था हीमोफीलिया बी, कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। हीमोफीलिया सी, कंजेनिटल डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 11। ये सारे क्या हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक पाथवे जो है ना क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक पाथवे, उसका डिफेक्ट है। आज हम पढ़ते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अब ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेसल वॉल डिफेक्ट, क्योंकि थ्रम्बस फॉर्मेशन में तीन चीज़ें हैं, ब्लड वेसल्स, प्लेटलेट्स और क्लॉटिंग फैक्टर। तो आज हम ब्लड वेसल का जो है ना, उनके नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी, आज उसका डिफेक्ट पढ़ते हैं। इसके अंदर हमारे पास कंजेनिटल भी है और एक्वायर्ड भी है। अच्छा जी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के अंदर वेसल, सबसे पहले क्या है हमारा, वेसल वॉल डिफेक्ट। इसको हम कंजेनिटल और एक्वायर्ड के अंदर चेंज करेंगे। सबसे पहले हम कंजेनिटल को देखेंगे, फिर एक्वायर्ड को देखेंगे। कंजेनिटल के अंदर हमारे पास है हेरिडिटरी टीलेंजेक्टेरिया सिंड्रोम, HTS। इसको हम क्या नाम देते हैं, ओस्लर वेबर रेंडस सिंड्रोम का नाम भी देते हैं। इसके अंदर क्या है, अब नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्रोमोसोम नंबर 9 और 12 इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम की यानी डिफेक्ट है। हेरिडिटी टीलेंजेक्टेरिया सिंड्रोम 1 जो है, इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 के डिफेक्ट है, और हेरिडिटी टीलेंजेक्टेरिया सिंड्रोम 2, इसमें क्रोमोसोम नंबर 12 का डिफेक्ट है। अब इसमें अंदर ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये तो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेकिन हम किस बेस पे कहते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है, उसमें हम जीन देखते हैं, जीन्स मेक प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो कुछ स्ट्रक्चरल होती हैं, कुछ एंजाइमेटिक होती हैं। ऑल स्ट्रक्चरल प्रोटीन डिफेक्ट, जब भी स्ट्रक्चर प्रोटीन डिफेक्ट होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑल एंजाइमेटिक प्रोटीन डिफेक्ट, तो उसको क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। जब भी कोई एंजाइम का कहीं भी होगा ना, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन या कहीं भी यानी हो सकता है, ये कोई डिफिशिएंसी हो सकती है एंजाइम की, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव। और अगर स्ट्रक्चर प्रोटीन कोई भी है वहाँ ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन यहाँ इसके साथ एक और लिख लेंगे, विद फ्यू एक्सेप्शन, चंद एक केसेस हैं, विद फ्यू केसेस, 1 to 2% या 5% मैक्सिमम कर लें, कि जो एंजाइम है लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, या जो स्ट्रक्चर है और ऑटोसोमल रिसेसिव है। वेसल वॉल डिस्प्लेजिया हो जाता है इसके अंदर। डिस्प्लेजिया मतलब अबनॉर्मल वस्कुलेचर ऑफ स्किन, मिकोजा, नोज, रेस्पिरेटरी ट्रैक और GIT, इन एरिया का अबनॉर्मल वस्कुलेचर हो जाता है। अब हम इसका केस देखते हैं। 2-year-old boy has presented with the repeated attack of nose and GIT bleed. On examination there are the telangiectasia over the face. फेस के ऊपर telangiectasia हो रहा है, ब्लीडिंग, स्मॉल ब्लीडिंग्स हो रही है फेस के ऊपर।
कंजक्टिवा के ऊपर, पॉम के ऊपर एंड सोल के ऊपर। तो इसका हम क्या नाम देते हैं? हेरिडिटरी टीलेंजेक्टेरिया सिंड्रोम। ये तो हो गया हमारे पास। फिर आया था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर। हेरिडिटरी टीलेंजेक्टेरिया सिंड्रोम को हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यूज डिसऑर्डर। कनेक्टिव टिश्यूज़ में हमारे पास सबसे पहले है मॉर्फन सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये भी, क्रोमोसोम नंबर 15, फाइब्रिलिन जीन डिफेक्ट होगा। जब फाइब्रिलिन नहीं होगी तो इसकी जो प्रोटीन बनेगी फाइब्रिन प्रोटीन वो भी नहीं होगी, वो नहीं होगी तो वीक एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे। हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो बिल्कुल लूज और वीक होंगे। इसके अंदर पेशेंट के क्लिनिकल फीचर के साथ हमारे पास पेशेंट टॉल होगा, लॉन्ग आर्म होंगी, हाई आर्च पैलेट होगा। जब पैलेट जो होते हैं सॉफ्ट पैलेट और लॉन्ग पैलेट, उसका जो आर्च होता है ना वो हाई होगा। वल्वुलर रिगर्जिटेशन होगी ब्लड के उसके अंदर, हार्ट के अंदर। और नीमोथोरैक्स होगा। नीमोथोरैक्स क्योंकि लंग के इर्द जो होता है ना वो कैविटीज़, पेराइटल और वेसल कैविटीज़, वो किसके कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती हैं, और उसका डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? लंग कनेक्टिव टिश्यूज़, और वहाँ इस एरिया के अंदर क्या हो जाएगा? फ्लूइड वगैरह इकट्ठा होगा, जिसका हम क्या नाम देते हैं? नीमोथोरैक्स का। उसकी वजह से ब्लड के अंदर यानी क्या हो जाएगा? ईयर होगी तो उसका हम क्या नाम देते हैं? नीमोथोरैक्स। फिर आया था आर्म स्पेस मोर देन हाइट। नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने जब दोनों बाजुओं को फैलाते हैं ना तो वो आपकी हाइट के बराबर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ आर्म स्पेस मोर देन हाइट होगा। लेंस डिसलोकेशन होगी। जब लेंस को देखेंगे नॉर्मली जो इसके अंदर मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर लेंस डिसलोकेशन होती है ना, ये अपवर्ड डिसलोकेशन होती है। लेकिन एक और डिजीज़ है जो कि अमान एसिड की है, तो उसका हमारे पास एक है हेमोसिस्टीन यूरिया। तो इसके अगर डिफेक्ट होगा तो उसमें क्या होगा? डाउनवर्ड डिसलोकेशन होगी किसकी? लेंस की। फिर इसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसीज होगी। क्योंकि ब्लीडिंग टेंडेंसी क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इसके अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, तो उनका डिफेक्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग टेंडेंसीज। फिर दूसरा है एहलेडेनलेस सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्रोमोसोम नंबर 5 है। अच्छा जी, हेरिडिटरी टीलेंजेक्टेरिया सिंड्रोम, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कौन सा था? 9 एंड 12। मॉर्फन सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 15। एहलेडेनलेस सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम नंबर 5। इसके अंदर क्या क्रोमोसोम नंबर 8। कनेक्टिव टिश्यूज एट द लिगामेंट ऑफ जॉइंट डिफेक्ट। लिगामेंट ऑफ जॉइंट डिफेक्ट वो होंगे, उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर क्या? हाइपर एक्सटेंडेबल जॉइंट्स और ब्लीडिंग टेंडेंसीज। अगर ब्लीडिंग टेंडेंसीज हों और सार वाल्वुलर डिफेक्ट हो, लेंथ डिसलोकेशन हो, ये सारा कुछ हो तो मॉर्फन सिंड्रोम। ब्लीडिंग टेंडेंसीज, हाई एक्सटेंडेबल जॉइंट हो तो एहलेडेनलेस सिंड्रोम। उसके बाद आया था ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, एक्स लिंक रिसेसिव है। ये हमारे पास ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, एक्स लिंक रिसेसिव है। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर विदाउट एनी इंजरी। नॉर्मल जो फ्रैक्चर होता है या तो किसी एक्सीडेंट की वजह से होता है या किसी ट्रॉमा की वजह से होता है ना, लेकिन पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर वो होता है कि जिसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। ट्रॉमा ब्रेक डाउन बाई इट्स ओन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ का होता है। इसका क्लिनिकल फीचर के अंदर ब्लू स्क्लेरा होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसीज। अब आएगा ब्लू स्क्लेरा विद ब्लीडिंग टेंडेंसीज और ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ब्लीडिंग टेंडेंसी विद हाइपर एक्सटेंडेबल जॉइंट, एहलेडेनलेस सिंड्रोम। ब्लीडिंग टेंडेंसीज विद टॉल लॉन्ग आर्म्स विद मोर देन हाइट, लेंथ डिसलोकेशन, अपवर्ड डिसलोकेशन, तो मॉर्फन सिंड्रोम। ये हमारे पास आ गई कंजेनिटल। अब हमारे पास आ जाती हैं कुछ एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के अंदर हमारे पास आ जाती है वास्कुलाइटिस। वास्कुलाइटिस के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन हो सकता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है मोस्टली काज करते हैं, वो सेप्टिसीमिया काज करेंगे, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास दूसरा है सिफिलिस, ट्रेपोनीमा पैलिडम, रिकिट्सिया। ये सारे हमारे पास बैक्टीरिया जो है ना वो काज करते हैं वास्कुलाइटिस। ऑटो इम्यून हो गया। ऑटो इम्यून के अंदर हमारे पास पोली आर्थराइटिस नोडोसा सबसे ज़्यादा कॉमन है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन है स्कर्वी, विटामिन सी डिफिशिएंसी रिक्वायर्ड फॉर बेसमेंट मेम्ब्रेन मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है, तो विटामिन सी की डिफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। फिर आया था ड्रग्स, स्टीराइड वगैरह। अगर स्टीराइड वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो स्टीराइड आर प्रोटियोलाइटिक, क्योंकि प्रोटीन को इनहिबिट कर रहे हैं, तो हमारी ब्लड वेसल के अंदर कौन सी होती है? कोलेजन 4 होती है, और वो भी प्रोटीन है, उसकी ब्रेक डाउन होगी तो क्या होगा? उसकी वजह से वास्कुलाइटिस हो सकता है। उसके बाद पेंसिलिन हो सकती है, सल्फोनामाइड हो सकती है। अच्छा, ब्रेक द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ वेसल वॉल कोलेजन, वही मैंने आपको बता दिया है। सिनाइल परपरा, ओल्ड एज के अंदर ये मसले आए थे कि बिनाइन प्रॉब्लम हो सकते हैं। विद एडवांसिंग एज, ओल्ड एज, प्रोसेस ऑफ रिपेयर कैन नॉट कोप विद प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन।
ये मसला होता है कि ओल्ड एज के अंदर जो रिपेयर का प्रोसेस होता है, नॉर्मली जो यंग एडल्ट के अंदर उसके अंदर हमने पढ़ा था फियर एंड टेयर, तो मतलब यानी हो भी रही है, साथ रिपेयर भी हो रही है, इंजरी हो रही है, रिपेयर हो रही है। लेकिन ओल्ड एज के अंदर रिपेयर और इसके अंदर रिपेयर में और डिस्ट्रक्शन के अंदर वो को रिलेट नहीं कर रहा होता। इसके अलावा DIC हो गई, किंग ऑफ ब्रीडिंग डिसऑर्डर। अगले लेक्चर के अंदर हम ये हमने क्या कौन से पढ़े, वेसल वॉल डिफेक्ट। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लेटलेट्स डिफेक्ट और साथ क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह को उनको डिस्कस करेंगे।